ठीक, स्टार्ट करें। ठीक है बच्चों, आज हम अपना जो सेकंड लेसन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि मैंने आपके सेकंड लेसन का जो फर्स्ट पार्ट था, पहला वीडियो मैंने डाल दिया था आपके, लेकिन फिर भी कुछ उसमें कई छोटी छोटी गलतियां रह गई थी। मैंने बाद में कुछ बताया तो आपने मिक्स में लिख दिया उसको। मैंने बताया था जब पहला लेसन कर रहा था समस्थानिक शब्द कैनन में दिया था, आपने उसमें संवेदी अंग में उसको सम्मिलित कर दिया, आपने वहां डाल दिया उसको भी एक संवेदी अंग बना दिया कैनन को भी। तो ये गलती आपने बहुत ज्यादा की है। मैंने आपकी कॉपियां देखी, आपने मुझे भेजी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा ये गलतियां मत किया करो। आप समझो, वीडियो को देखो अच्छे से, कहां पर क्या कह रहा हूं उसको समझो। सेकंड वीडियो सेकंड लेसन का डाला था तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी गलती लिखी थी जरूर, कि बीजीए को मैंने प्रोटेस्टा के अंदर सम्मिलित किया था, ब्लू ग्रीन एल्गा को, लेकिन वो मैं दिमाग से निकल गया कि वो तो मोनेरा जगत का सदस्य है, और आपने उसमें वही लिख दिया उसको भी। तो ये गलतियां नहीं करनी है आपको। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड लेसन, जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण। तो बोले देखो, सबसे पहले कि वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, वर्गीकरण करना क्यों चाहिए हमें, क्योंकि वर्गीकरण करने से हम आसानी से किसी जीवों को, उनके मध्य जो अंतर है, डिफरेंस है, पहचान सकते हैं उनको। आपके सामने कोई भी नया प्लांट दे दे आपको या कोई जंतु दे दे तो आप उसको आसानी से पहचान सको, इसके लिए वर्गीकरण क्या है, आवश्यक है। अब जब भी हम वर्गीकरण करते हैं तो मैंने आपको जब एक वर्गी की पदानुक्रम लिखवाया था, वर्गी की पदानुक्रम, आप अच्छे से जानते हैं वर्गी की पदानुक्रम क्या था, तो लिख सकते हैं इसको पी को फेगस, मैंने ट्री लिखवाई थी आपको, ठीक है, पिको फेगस। पी से क्या था, फाइलम। सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, एफ से फैमिली, जी से जीनस और स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज, ठीक है। हिंदी में इसको संघ, गण, वर्ग, फिर कुल, जीनस मतलब जाति, सॉरी वंश, और जाति। तो बेटा एक निश्चित क्रम होता है, इसमें हमेशा आपको याद रखना है। इसके ऊपर जो होता है वो के होता है, उसको कहते हैं के नंबर। ये क्रम कभी नहीं भूलना है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर सेकंड वन आता है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, वर्गीकरण करते क्यों हैं। तो मैंने भी आपको बताया कि वर्गीकरण क्यों करते हैं। वर्गीकरण करने पर हम आसानी से जीवों को पहचान सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, रिसर्च खोज कर सकते हैं, आदि कर सकते हैं। तो वर्गीकरण इसलिए आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा आपको कि इसका इतिहास क्या था, वर्गीकरण का इतिहास। तो वर्गीकरण के इतिहास के बारे में जब भी हम बात करते हैं, जागृत इतिहास जब भी देखते हैं तो इतिहास के अंदर सबसे पहले अरस्तु ने, इंग्लिश में इसको एरिस्टोटल पढ़ते हैं, एरिस्टोटल, लेकिन अपन मोस्ट ऑफ हिंदी वर्ड ही याद करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ अपने हिंदी में ही लिखना है। एरिस्टोटल ने सबसे दिया, और एरिस्टोटल ने जगत को दो के अंदर डिवाइड किया। कितने के अंदर डिवाइड किया, जगत, और इसको इन्होंने दो के अंदर डिवाइड कर दिया, पादप और जंतु, दो इन्होंने बना दिए। प्लांट के अंदर सभी पादपों को रख दिया और जंतु के अंदर सभी जंतुओं को रख दिया। अब इन्होंने रख तो दिया, इसके बाद कैरोलस लीनियस आए, कैरोलस लीनियस।
पितामह कहा जाता है, वर्गीकी के पितामह कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, वर्गीकी के पितामह कहा जाता है। इनको कैरोलस लिनियस को क्या कहते हैं, वर्गीकी के पितामह। और इन्होंने भी कितना जगत बताया, इन्होंने भी 2 जगत, पादप और जंतु। पादप को प्लांटी कहा इन्होंने, और जंतु को इन्होंने क्या कह दिया, एनिमेलिया। इन्होंने 2 कह दिया, ठीक है। और जैसे जैसे आगे समय निकलता गया, बीतता गया, वैज्ञानिकों के सामने कुछ नए जंतु भी सामने आने लगे जो दोनों से कैरेक्टर नहीं मेल खाते, उनके दोनों के पास कुछ ना कुछ अलग अलग कैरेक्टर हुआ करते थे। तो नया जगत सामने आया, इसको इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर क्या कहा, द्विजगत अवधारणा। द्विजगत अवधारणा, द्विजगत अवधारणा कहा इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर, और 2 जगत इन्होंने बनाए। उसके बाद सेकंड जो आया, त्रिजगत अवधारणा। क्या कहा इन्होंने, त्रिजगत अवधारणा। याद रखना बेटा, आपकी बुक में भले नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना ही, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो फिर वहां आते हैं। एनसीईआरटी में उनको बहुत सारी चीजें नहीं दे रखी है, मैं आपको बहुत सारी चीजें नहीं भी बताऊंगा साथ में, लेकिन उनको नोट करना है, बुक पे भी लिख लेना, पेंसिल से लिखना चाहे किसी भी से लिख लेना। त्रिजगत का तो लिखा हुआ है आपके, हेक्कल लिखा हुआ है, नाम आया हुआ है त्रिजगत, सेकंड पैराग्राफ देखो, उसके फर्स्ट लाइन के अंदर ही दिया हुआ है, हेक्कल ने, ठीक है। तो त्रिजगत अवधारणा हेक्कल ने दी थी। किसने दी थी, हेक्कल। कैरोल हेक्कल नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में बताया। और इन्होंने देखा कि जब स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि इनके जो जीन मिला वो ना तो प्लांट से बिलोंग कर रहा है, ना तो उसके लक्षण पादप से मिल रहे हैं, और ना ही जंतु से मिल रहे हैं, ना तो एनिमेलिया से मिल रहे हैं और ना ही प्लांटी से मिल रहे हैं। तो इन्होंने एक नया जगत बनाया, उसको नाम दे दिया इन्होंने पादप। पहला जगत था, दूसरा कौन सा था, जंतु। और इनके बीच में दोनों के कैरेक्टर शो हो रहे थे उसके अंदर, कि पादप की तरह वो प्रकाश संश्लेषण भी कर रहे थे और वो जंतु की तरह नॉर्मल परजीवी के रूप में भी रह रहे थे, और पक्षी के रूप में भी रह रहे थे। और एक नया जगत बनाया, प्रोटेस्टा। कौन सा बनाया, प्रोटेस्टा, एक नया जगत बना, ठीक है। अब इन्होंने कहा प्रोटेस्टा जो था, बेटा सर से बात कर ले, फोन कर ले, डर मत, नहीं डाले पादप, प्रोटेस्टा और जंतु, ठीक है। प्रोटेस्टा जो था, ये जो जगत सामने आया, अब देखो इसकी ट्रिक चाहिए अपने को, अब हम भूल जाते हैं बार बार कौन सा जगत पहले आया, तो अपने को क्या याद रखना है, एचपी। एच मतलब हेक्कल ने दिया, और पी मतलब प्रोटेस्टा, ठीक है। ये तो एक ट्रिक होगी। और कल ही मैंने मैं भी भूल गया, देख लो आपके सामने मैंने बीजीए कह दिया आपको इसके अंदर, प्रोटेस्टा के अंदर, लेकिन बीजीए तो होता नहीं, वो तो मोनेरा जगत का सदस्य है। तो भूलना स्वाभाविक है, मनुष्य गलतियों का पुतला, गलती करता है, ठीक है। गलती करो, गलतियों पे गलतियां करो, लेकिन एक ही गलती को दोबारा मत करो। तो ये चीजें कुछ सामने आती हैं। तो प्रोटेस्टा की जब भी अपन बात करते हैं, ठीक है, प्रोटेस्टा की जब भी अपन बात करेंगे प्रोटेस्टा जगत की, तो इसके अंदर देखना, प्रोटेस्टा के अंदर निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है। प्रोटेस्टा के अंदर देखो, प्रो से पहले तो प्रो से प्रोटेस्टा, तो प्रो से प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ सबसे छोटे जीव, प्रोटो का शब्द होता है जो सबसे पहले जीव, जोआ का मतलब होता है जंतु, और प्रोटो का मतलब होता है जीव, प्राथमिक। प्रोटो का मतलब क्या होता है, प्राथमिक, जो सबसे पहले इस पृथ्वी पर जीव आए। सेकंड पे आता है क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा। तीसरे पे आता है यूग्लिनोइड, यूग्लिनोइड। और थर्ड पे जो आते हैं, फोर्थ पे जो आते हैं आपके, वो आते हैं अपवर्क, ठीक है, अपवर्क, ठीक है। 4 ये होते हैं टोटल आपके। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये टोटल 4 है। क्राइसोफाइटा को डाइटम्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाइटम। क्या कहा जाता है, डाइटम। और इन्हें सुनहरे शैवाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये कह सकते हैं। यूग्लिनोइड के अंदर एक यूग्लिना छोटा जीव होता है सबसे, अपन कह सकते हैं इसकी स्लाइड बनाते हैं बीएससी लेवल के अंदर। बीएससी में जब जाओगे तो यूग्लिना की आपको बताया स्लाइड बना देंगे यूग्लिनोइड की, ठीक है। यूग्लिना इसी श्रेणी का सदस्य आता है। तो ये तो आपकी त्रिजगत अवधारणा।
क्या थी? 3 तो भूल जाएंगे वो तो, ठीक है। याद कैसे रखोगे, कैसे याद करोगे बताओ मुझे? आयुष्मान तो मोनेरा की, ठीक है। तो पो का यू, पकायू, अपन कहते हैं ना पकायू, मुझे पकायू कैसे, बिल्कुल पका दिया इसने मुझे, तो पकायू, पकायू, तो मुझे पका दिया इसने। तो प से प्रोटोजोआ, आ से क्राइसो और यू से यूग्रिनोइड। और अब तुरंत तो अपने याद रह जाता है नॉर्मली है। तो पकायू एक शब्द आता है अपने, तो मुझे पका दिया इसने, तो क्या पकायू, ठीक है। तूने मुझे पकायू, यू कहता है ना कि यू पका और यू तो मतलब तुमने मुझे पका दिया, तो पकायू। एक छोटा सा ट्रिक याद करने की तरीका है, ठीक है। तो त्रिजगत अवधारणा आ गई। अब त्रिजगत अवधारणा के बाद त्रिजगत अवधारणा के बाद चतुर्जगत अवधारणा आई। चतुर्जगत अवधारणा, चतुर्जगत अवधारणा मतलब 4 जगत। कितने हो गए? पहले कितने थे? 2, फिर 2 से 3 हो गए, अब 3 से कितना हो गए? 4। और 4 में कौन कौन से शामिल हो गए? पहले तो देखो चतुर्जगत दी किसने, तो देने वाला वैज्ञानिक था क्रॉपलैंड। क्रॉपलैंड कौन था? क्रॉपलैंड। चतुर्जगत अवधारणा आपके अंदर नहीं दे रखी, आपकी बुक के अंदर नहीं दे रखा है कि क्रॉपलैंड ने चतुर्जगत अवधारणा दी थी। तो क्रॉपलैंड ने चतुर्जगत अवधारणा दी थी, ठीक है। क्रॉपलैंड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दी थी। इनके साथ और भी वैज्ञानिक थे, लेकिन मोस्ट ऑफ यही वैज्ञानिक थे। क्रॉपलैंड ने ये अवधारणा दी और इसके अंदर चौथा जगत इन्होंने बनाया। और इसकी छोटी सी ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको लिखवाता हूं। पहले देखो पादप था अपने पास, एक नया जगत आया प्रोटेस्टा, और फिर था अपने पास जंतु। लेकिन इन्होंने क्या देखा कि उसके अंदर ना तो प्रोटेस्टा के गुण थे कुछ जंतुओं के अंदर, ना पादप के गुण थे, और ना ही उनके अंदर कुछ जंतुओं के गुण थे। इनसे कुछ ना कुछ कैरेक्टर अलग लिए हुए थे, तो अब इनको इनके साथ तो रख नहीं सकते थे, तो उनको एक अलग जगत के अंदर एक नया जगत बनाया, जिसका नाम रखा उन्होंने मोनेरा। क्या रखा? मोनेरा। एक चौथा जगत बना दिया इन्होंने, मोनेरा जगत। अब मोनेरा जगत जो था, अब याद कैसे करोगे? तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, क्या याद करने के लिए कि वैज्ञानिक कौन थे और कौन सा जगत बना था। तो इसकी ट्रिक है, ट्रिक जो है वो है आपकी सीएम। और सीएम का मतलब हम जानते हैं, सीएम क्या होता है? चीफ मिनिस्टर। एचपी का मतलब क्या होता है? एचपी का यूज करते हैं घर की रसोई घर, जहां पर एचपी गैस में यूज करते हैं। एच से हेक्टर, पी से प्रोटेस्टा, भूलने का, घर से बाहर निकलना ही नहीं है। सीएम ने अपनी बार आपको पता हो तो कि सिलेंडर दिए फ्री में, तो हम याद कर सकते हैं कि सीएम ने क्या दे दिए? एचपी गैस के सिलेंडर दे दिए, तो कि ये चीज होगी। अब मोनेरा जगत था, मोनेरा के अंदर इन्होंने कुल कितनों को सम्मिलित किया? 4 जीवों को सम्मिलित किया। कौन कौन से थे? अब देखो बेटा, यहाँ पे एक ट्रिक आती है, आयुष्मान भव। आयुष्मान, ये देखो बेटा, भव जो लिखा है वो मैंने ऐसे ही लिखा है, केवल अपने का हाँ ब्राह्मण है और आशीर्वाद दे दिया कि आयुष्मान भव, ठीक है। या किसी को भी कोई आपके पैर छूता है तो आपने कह दिया आयुष्मान भव, मतलब आपकी आयु क्या हो? बढ़े, आप आगे बढ़ते रहो। तो आ से, यू से, स से और मा से, ये तीन शब्द जो है न, भ और व, इसका कोई मतलब नहीं। ये केवल अपने एक अच्छे से याद रख सकते, भूले नहीं हो। वरना आयुष्मान, आयुष्मान का मतलब क्या होगा? तो कह ही नहीं सकते हम। तो आ से आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। देखो ना, आर्की बैक्टीरिया कैसे कहते किसे? वे बैक्टीरिया जो सबसे आदिम जमाने में पाए जाते हैं, सबसे पुराने बैक्टीरिया जो आज भी गर्म झरनों के अंदर रह सकते हैं, जमीन की बहुत ज्यादा गहराई तक रह सकते हैं, ज्वालामुखी जो होते हैं उनके अंदर भी रह सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना बेटा, कभी बार तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर बैक्टीरिया नहीं पाए जाते, जीवाणु नहीं पाए जाते, सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते। तो ज्वालामुखी की राख और ज्वालामुखी के अंदर, वहां पर कोई बैक्टीरिया नहीं होते। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऐसे जो हाई टेम्परेचर पर रह सकते हैं, ठीक है। थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है, वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर रह सकता है। थर्मस
एक्वेटिकस, और उसी से क्या प्राप्त करते हैं, एक एंजाइम प्राप्त करते हैं जिसका उपयोग हम पीसीआर के अंदर करते हैं। ठीक है, कैरी मूरिस ने दिया था पीसीआर प्रोसेस, उसके अंदर इसका उपयोग करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस। उसके बाद सेकंड वन बात करते हैं आर्किबैक्टीरिया, मतलब सबसे पुराने जो ऐसी जगह पर रह सकते हैं जहां सामान्य बैक्टीरिया नहीं रह सकते, सामान्य जीवाणु नहीं रह सकते। सेकंड नाम आता है यू, अपन यहां लिख सकते हैं पुराने बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन जब भी करते हैं दूसरे आर्किबैक्टीरिया के बाद सेकंड आते हैं यू बैक्टीरिया। क्या आते हैं, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम कहते हैं सत्य जीवाणु, सत्य जीवाणु या सत्य बैक्टीरिया भी कह सकते हो आप। तीसरे जो थे थर्ड वन आपके सामने आए, तीसरा जो सम्मिलित किया देखिए शव। अब बेटा यहां ध्यान रखना, जो शव हमने यहां कहा है, इस स को अपने को ये स पढ़ना है, इस स को अपने को क्या पढ़ना है, नॉर्मल सामान्य श पढ़ना है। ठीक है, तो श से साइनो, साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, और साइनो बैक्टीरिया को हम और नाम से भी जानते हैं बीजीए। क्या कहते हैं इसको, बीजीए। बी से ब्लू, बी से ब्लू, नॉर्मली इसको लिखते हैं नीले। जी से ग्रीन मतलब हरे, और ए से मतलब शैवाल। अब देखो बेटा शैवाल वर्ड आ रहा है तो थोड़ा अपने दिमाग में रखना है यहाँ पे कि शैवाल वर्ड आ गया मतलब ये पादप है। क्या है, पादप जगत का सदस्य है। तो पादप जगत मतलब दिमाग में तुरंत याद आना चाहिए कि शैवाल, बीजीए शब्द आ गया, बी से ब्लू, जी से ग्रीन और ए से एल्गार। हम जानते हैं कि जितने भी पादप होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। कैसे होते हैं, ग्रीन। और ग्रीन होते हैं मतलब वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, मतलब उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो बीजीए क्या कर सकता है, ये साइनोबैक्टीरिया क्या कर सकता है, अपना भोजन खुद बना सकता है, इनमें प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी चतुर्थ उदाहरण थी, और इसमें एक और रह रहा है अपने फोर्थ, चौथा एक और रह रहा है अपने, फोर्थ रह रहा है। मैं इस फोर्थ को यहां ले रहा हूं, ये नीचे फोर्थ मैंने यहां ले लिया बीच में। आप पीछे अपने कंटिन्यू लेते रहिए, आपकी कॉपी में दिख रहा है तो आप पीछे ले लो, मेरे यहाँ बोर्ड खत्म हो गया तो मैंने इतना ही लिया उसको। ठीक है, चौथा ले लिया मैंने मां रह रहा है ना, मां से माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा, मां से माइक्रोप्लाज्मा। अब देखो बेटा इसमें डिफरेंस क्या है, प्लांट और इसमें क्या डिफरेंस है, प्लांट से इसके अंदर। पहला डिफरेंस तो ये है कि इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। सेकंड डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए इसको पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पादप जगत का जोकर। या तो लिख लेना अच्छे से पास में कि माइक्रोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं बकायदा कि पादप जगत का जोकर किसे कहा गया है, माइक्रोप्लाज्मा। क्यों जोकर कहा गया, क्योंकि ये इसकी आकृति क्या कर सकता है, बदल सकता है। जैसे जोकर जिस प्रकार से अपना चेहरा बदलता है, हाव भाव बदलता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी अपनी आकृति बदल सकता है। ठीक है, तीसरा होता है कि इसका जो गुणसूत्र जो होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो खुला होता है, उसके चारों तरफ कोई आवरण नहीं पाया जाता, उसके अंदर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर प्लाज्मा झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है, इसकी आकृति देख लो कैसी होती है। मैं बेटा ये लाइन बोला कर रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझना कि ये प्लाज्मा झिल्ली है, इसकी प्लाज्मा झिल्ली नहीं है, मैं केवल आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर द्रव वगैरह भरा हुआ होता है, और सारे इसके अंदर जो घटक जो होते हैं, ये जो इसके अंदर सभी मोनेरा जगत जो है, एक और बात दिखाऊंगा आपको अभी, इसके अंदर जो अपने जितने भी घटक जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, अनुप्रद्रव्य जालिका, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स आदि जितने भी पाए जाते हैं वो इसके अंदर पूर्ण विकसित नहीं होते, आधे विकसित होते हैं, अपूर्ण विकसित पाए जाते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर कुछ इस प्रकार का एकल हेलिक्स, एकल कुंडलित
गुणसूत्र की संरचना पाई जाती है। मतलब इसके केंद्रक के अंदर कोई केंद्रक जो होता है, अपन जानते हैं कि केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है, लेकिन इसके गुणसूत्र केंद्रक जो होता है उसके चारों झिल्ली जो होती है वो होती नहीं, गुणसूत्र खुले रहते हैं और कहीं पर भी गति कर सकते हैं। ठीक है, अन्य कंपोनेंट। तो इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। अब देखो बेटा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि प्रोटोजोआ कैरियोटिक मतलब असीम केंद्र की, इसके अंदर केंद्र नहीं पाया जाता। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीवों को किस जगत में रखा गया है? प्रोकैरियोटिक जीव को किस में रखा गया है? नाम पे मत चल रहा है, यहाँ पे नाम नहीं चलता। प्रोकैरियोटिक जीवों को किस में रखा गया है? मोनेरा के अंदर। किस में रखा गया है? पहले तूने पढ़ा है लेकिन कंफ्यूज हो गई। किसके अंदर रखा गया है? मोनेरा के अंदर। तो ये सारे आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये सारे क्या है? मोनेरा के सदस्य। तो इनके अंदर ये सारे क्या है? प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। और अभी तो तुमने जो ऊपर बात की थी त्रिजीवतक धारणा की, ठीक है, प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा के अंदर सभी के अंदर केंद्र वगैरह पाए जाते हैं, उनको यूकैरियोटिक के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो ये बेटा कल भी कंफ्यूज मत होना, ये नेट लेवल का क्वेश्चन है, नेट पे भी आता है, आरपीएससी भी पूछता है इसको, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन लिख लो अच्छे से और इसको नोट करके रखो, भूलना नहीं है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएगी आपकी। तो ये था आपका चतुर्जगत धारणा। अब मैं आता हूं आपकी बुक के ऊपर वापस, कि आपकी बुक में सीधा आपने बात करूंगा पंच जगत अवधारणा। किसकी बात करेंगे? पंच जगत। आपकी बुक में दे रखी है पंच जगत अवधारणा। ठीक है, पंच जगत। अब अभी भी वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं थे, अभी भी उनको कुछ जीव मिला, और वो जीव कहां से मिले? किस जगत से मिले? पादप से। प्लांट से कुछ डिफरेंट कैरेक्टर उनको मिले यहाँ पे। तो एक नया जगत सामने आया, और वो भी कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। अच्छे से समझना, साथ में भूलना नहीं है, किसी चीज को भूलना तो दिमाग से निकाल दो, क्या भूल जाएंगे? नहीं भूलना है, हर चीज की ट्रिक में साथ रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखो पंच जगत अवधारणा, देखो नाम में आ रहा है पंच मतलब पांच, पंच जगत अवधारणा। टोटल 5 जगत की अवधारणा होती है। कितनी अवधारणा होती है? 5। तो टोटल 5 ही। तो फिर देखो ना, पहला क्या था? पादप। दूसरा कौन सा आ गया? प्रोटेस्टा। तीसरा कौन सा हो गया? मोनेरा। और चौथा कौन सा हो गया? जंतु, जिसको एनिमेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमेलिया। तो पादप तो था, प्रोटेस्टा भी था, मोनेरा भी था, जंतु भी, सभी आ गए बेटा। ये जो थे वो उनके ऊपर बख्शी थे, ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते थे, लेकिन पूर्ण विकसित थे। ठीक है, जंतुओं के अंदर ये जो थे वो विकसित नहीं थे, इनके अंदर सुविकसित केंद्र नहीं पाया जाता था, 70s राइबोसोम पाया जाता था। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे इनके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया विकसित नहीं था, क्लोरोप्लास्ट पूर्ण विकसित नहीं था। प्रोटेस्टा के अंदर ये चीजें थी, लेकिन वो इतनी डेवलप नहीं थी जितनी की जंतुओं के अंदर थी। पादप जो थे वो भी पूर्ण विकसित थे, ये भी पूरा विकसित है, ये भी पूर्ण विकसित है, ये मध्यम श्रेणी के हैं। लेकिन अंतर एक सामने आया है यहाँ पे कि जो पादप था उनके समान एक छोटे जीव मिलते थे, उनके समान, उनके जैसे के जैसे उनकी संरचना हुआ करती थी, लेकिन उनमें यह अंतर आया कि वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, वो सेल्फ अपना भोजन नहीं बना सकते थे। दूसरा अंतर था, उनके ऊपर कोशिका भित्ति भी उनके नहीं पाई जाती थी। तो उनमें एक नया पादप से एक नया अलग हुआ, एक तो पादप ही थे, ठीक है, जो क्या थे? प्रकाश संश्लेषण करते थे। क्या करते थे? प्रकाश संश्लेषण। और एक इनसे अलग हो गया, एक नया जगत सामने आया, जिसे कवक नाम दिया गया। इंग्लिश में इसको कहते हैं फंगी, पढ़ने में इसको फंजाई पढ़ते हैं, लेकिन रियल जब इसको प्रोनाउंसिएट करोगे आप तो इसको फंगी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फंगी। फंजाई की आता है क्या? फंजाई। तो ई तो कौन सा होना चाहिए था? फंजाई। ये ई आना चाहिए, तो आई आना मतलब फंगी। ठीक है, तो फंगी इंग्लिश में इसको क्या पढ़ता है? फंगी। और आपने देखा होगा जिसे आप सांप की छतरी कहते हैं, वो रियल में क्या है आपका? कवक। क्या है? कवक। मशरूम कहते हैं जिसे हिंदी में अपन।
तो वो आपका एग्जांपल ले लूं तो मशरूम, ठीक है। सांप की छतरी, सांप की छतरी, ये आपके कवक रहता है इसमें, ठीक है। तो कवक को भी एक वैज्ञानिक है एलेक्सोपोलोस और मिन्स, उन्होंने इसको 11 क्लास के अंदर डिवाइड किया। कितनी क्लास के अंदर? 11 क्लास के अंदर। अब पादप को भी फिर इन्होंने डिवाइड हुए, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, ठीक है। तो ये पूरा वर्गीकरण इनका, ये सभी प्रकाश संश्लेषण कर सकते थे, ये इसी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते थे, इसलिए इनको एक अलग जगत में डिवाइड किया गया और इनको क्या नाम दिया गया? फंगी। आपकी बुक के अंदर ये तो सारे हैं, लेकिन जो फंजाई की जो 11 क्लास है उसमें से केवल 3 क्लास दी गई है, काइटिडियोमाइसीटीज, हाइपोकाइटिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज, ठीक है। कवक की 3 क्लासें दी गई है, हाइपोकाइटिडियोमाइसीटीज, काइटिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटेरोमाइसीटीज में उसमें उसे उन कवकों को रखा जाता है जिनका आज तक वर्गीकरण संभव नहीं हुआ है या उनके अंदर लैंगिक जलन नहीं पाया जाता, उनको रखा जाता है, ठीक है। तो ये मेरा एक छोटा सा